स्वागत है आप लोग का वर्नल लर्निंग चैनल पे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचसीएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2021 में। ये जोलॉजी का पेपर है और मैं यहाँ पे आपके साथ सीधा क्वेश्चन पेपर्स मतलब जोलॉजी सेक्शन को ही स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसमें आपके साथ आंसर मतलब डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस के कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसमें जब पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है ये तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है, ये हम कह सकते हैं इसका एंड प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। जी हाँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स। और ये क्या है कि कैटालाइज्ड इसमें रिएक्शंस है, उसकी पूरी सीरीज चलती है, चेन चलती है। ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये साइटोसोल में होता है एंड ये एरोबिकली एंड एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों में ये होता है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले स्टेप में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का रोल होता है। बट जब यही रिएक्शन लिवर में होती है तो वहाँ पे क्या है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे ए एंड बी ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा हमारा क्रेब्स साइकिल। ओके, क्रेब्स साइकिल बेसिकली होता कहाँ पे है, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ये पाया जाता है। और बेसिकली क्रेब्स साइकिल में क्या है, यहाँ पे जो नेट प्रोडक्ट है फॉर ईच एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पे सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में एंट्री होती है ऑफ एन एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में। और एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कहाँ जनरेट होता है। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, हमें यहाँ पे NADP को रिलेट करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ NADP के साथ नहीं NADPH पे भी फोकस करना है। तो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द PPP पाथवे, यहाँ पे क्या होता है, NADPH इज द यहाँ पे NADPH से इसको थोड़ा लिंक करेंगे तो बेसिकली जो NADPH है वो क्या, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का तो वो यूटिलाइज करता है NADP पॉजिटिव रेदर देन NAD पॉजिटिव एंड प्रोड्यूस CO2 सॉरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अगला क्वेश्चन पाते हैं जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्टोली सेल्स किससे रिलेटेड है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ओवरी या टेस्टिस में कहीं पाया जाएगा, और उसमें से भी ये क्या है, मेल्स में पाया जाता है और ये नरिशमेंट के काम आता है स्पर्म्स के। तो कहाँ पाया जाएगा, टेस्टिस में पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि माइक्रो RNA के लिए कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें दिए गए हैं वो ठीक हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रो RNA होते क्या हैं। ये स्मॉल एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड सिंगल स्टैंडर्ड नॉन कोडिंग RNA होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो माइक्रो RNA है ये अपने टारगेट mRNA पे बाइंड करते हैं और उससे प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। अब ये नहीं है कि हर बार प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। अगर कोई mRNA पे एक्ट करके प्रोटीन नहीं बनने दे रहा है तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है प्रोटीन का एक्सप्रेशन या जीन का एक्सप्रेशन, ये उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में। वैसे आपको अगर एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में देखना हो तो मेरे इस चैनल पे एक मतलब एक वीडियो भी अपलोडेड है विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एलोस्टेरिक एंजाइम्स। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया एक सिंगल लेक्चर में, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। पर चलिए अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम वो क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके पास क्या होता है, बेसिकली 2 अलग अलग फंक्शनली डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंजाइम की बात करें, एंजाइम के रिस्पेक्ट में एंजाइम के पास 2 अलग अलग बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होंगी। और वन ऑफ द साइट जो होगी एक्टिव साइट होगी, ठीक है, जहाँ पे जाके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा।
और वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, मतलब प्रोसीड होगी रिएक्शन। और अदर साइट होगी एलोस्टेरिक साइट बाइंड विद द मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। तो बेसिकली क्या होगा, उसमें क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ अ नेगेटिव मॉड्यूलेटर टू अ साइट अदर देन द, ये सबस्ट्रेट लिखा है, दिस इज अ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैटालिटिक एफिशिएंसी। अब ये कैटालिटिक एफिशिएंसी भी हम अगर देखें, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इसमें क्योंकि एंजाइम्स की बात की गई है। अब कैटालिटिक एफिशिएंसी देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही ईजी है, हमें सिर्फ ये बताना था कि ये इसको हम कौन से फॉर्मूला से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। तो बेसिकली जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है उसको के कैट बाई के एम से हम शो करते हैं। अब इसके बारे में भी एक दो लाइनें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हाई के कैट अपॉन के एम रेशो, इसका मतलब क्या होता है, एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर मैं इजी भाषा में इसको समझना हो, कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब है कि एंजाइम की अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तभी वो अपना काम करेगा, नहीं, एंजाइम खुद भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऑब्वियसली सबस्ट्रेट चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें बात की गई ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के बारे में कि वहाँ वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब उसमें टिपिकली क्या होता है। पहले आपको ये समझना होगा, ये देखो आउटर है, ठीक है, ये हमारा जो ऐसे करके है, ये दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। अब आपको ये सब पता है कि जो ये लिपिड बाइलेयर होती है, ये इसमें यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अगर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो यहाँ पे ऐसे ही प्रोटीन्स पाए जाएंगे जो कि इस हाइड्रोफोबिसिटी को सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा हेलिसिस पाए जाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से कंपोज्ड होते हैं, और अल्फा हेलिसिस में ही क्या है, इनकी बैकबोन भी इसको सपोर्ट करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा हेलिसिस। नेक्स्ट बात आती है गोल्गी अपरेटस के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है, हमें समझना है कि सेल में इनकी पोजीशन से, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे उसके आसपास गोल्गी अपरेटस है, सिस एंड ट्रांस पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ें हैं सेल में पाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए, आप सबको अगर कुछ याद हो कि ये जो गोल्गी बॉडीज़ है ये क्या करती हैं, बेसिकली ये हेल्प करती हैं प्रोटीन्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। प्रोटीन्स कहाँ बन रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे के ऊपर। हमें पता है कैसा पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं, रफ भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं। रफ जिनमें राइबोसोम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक क्या करेगा, अपने प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडीज़ को देगा, और गोल्गी बॉडीज़ क्या करेंगी, उस प्रोटीन को डेस्टिनेशन पे ले जाएंगी। तो बेसिकली इनका रोल कैसे हो गया, सिक्रीशन में इसका रोल हो जाएगा। अब हम अपने 40th क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट कह सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया न्यूक्लियोसाइड की कॉम्पोजिशन क्या है। न्यूक्लियोसाइड, आपको कभी भी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोसाइड मिलके बना होता है बेस एंड शुगर, बट अगर इसी बेस एंड शुगर में फॉस्फेट लग जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करती है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ एनिमल सेल। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एनिमल और प्लांट सेल से रिलेटेड करके। यहाँ पे सिंपल आपको देखना, स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाएगा। आपको सेल साइकिल में याद करना है तुरंत के तुरंत स्पिंडल फाइबर्स, जहाँ से हमारे ये क्रोमोसोम अटैच रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है, उससे अटैच रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रियोल बनाता है। यहाँ पे जो सेंट्रियोल पाया जाता है वो ऑर्गेनेली क्या करती है, स्पिंडल फाइबर्स को बनाती है। और स्पिंडल फाइबर के अगर फंक्शन की बात करें, इसी की वजह से क्रोमोसोम का सही डिवीजन हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल एजेंट जो ट्रिगर करेगा ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एन ऑपरोन। ठीक है, अब देखो बहुत ही ईजी है, इसको ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करना है। ठीक है, ट्रिगर मतलब कि उसको इलिसिट करेगा। अगर ऑपरोन की बात करें, सबसे पहले दिमाग में किसी के भी आएगा लैक ऑपरोन के बारे में। तो बेसिकली वो इस टाइप का होता है लैक ऑपरोन। और ऑपरोन होता क्या है, वो एक कलेक्शन कह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी जीन्स पाई जाती हैं जो अपना ट्रांसक्रिप्शन के बाद डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे हमें सबसे बढ़िया क्या लगेगा, इंड्यूसर ही है जो इंड्यूस करेगा जिससे कि लैक ऑपरोन या कोई भी ऑपरोन है अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमसे पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ऑर्गेनेलिस के डीएनए की बात हुई है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल हो या क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो, वो क्या होते हैं, सब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होते हैं, लीनियर नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखिए फिर से ये हमारा क्या है, सेल साइकिल से रिलेटेड है। 41वां क्वेश्चन भी सेल साइकिल से रिलेटेड है और ये भी सेल साइकिल में ही माइटोसिस एंड मियोसिस को हम कवर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कौन से स्टेज में बनेगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एल, ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है LZPDD। इसको याद रखने का एक तरीका है, लता जरा पानी दे देना। लता, अगर लेप्टोटीन की बात की जाए वहाँ पे हमारे क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है, स्टार्टिंग का फेस, मतलब सॉरी प्रोफेस है, ये स्टार्टिंग की बात है। और ये जाइगोटीन में क्या होता है, बेसिकली साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। और पेकाइटिन स्टेज में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके डिप्लोटीन में कियास्मा एंड डाइकाइनेसिस में डिवीजन के लिए वो तैयार होने लग जाते हैं, मतलब आगे के स्टेप के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब कौन सा है जो सेल डेथ से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे बढ़िया एपोप्टोसिस हमें पता है सेल डेथ, नेक्रोसिस में भी सेल डेथ होता है, ऑटोफेजी में भी सेल्फ ईटिंग होती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, बेसिकली एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो रिलेटेड है प्रोटीन्स का या किसी भी चीज़ का अंदर मूव करना। देखो सेल में भी क्या है, चीज़ें मूव करती है ना, बाहर से कोई पार्टिकल लिया उसको एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में मूव कराए, दिस इज द एंडोसाइटोसिस। सिमिलर टू एंडोसाइटोसिस एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या है, उसी प्रोटीन्स का या किसी भी चीज़ का एग्जिट होना सेल से। ऐसे ही पिनोसाइटोसिस आता है, वो होता है सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस का। तो ये कुछ है हमारे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, उससे रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है एनालिटिकल टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें पूछा गया टेम के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली टेम क्या है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एक डिवीजन है। देखिए दो तरह का होता है इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेम एंड टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओके। और टेम में क्या है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं टू विजुअलाइज योर सैंपल। और हमसे पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि डबल फिक्सेशन किसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड भी यूज कर लेते हैं, कोई भी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी आंसर की आई थी उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसमें हमारे ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीनों तो श्योर हैं जो ठीक हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से देखिए सेल साइकिल का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया है डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम ऐसे G1, S और G2 इन फेजेस के बारे में देखते हैं। G1 में क्या है, सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रोटीन्स भी बन रही है। S फेज इज नोन एज द सिंथेसिस फेज, जहाँ क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो बेसिकली ये सारी फेजेस कहाँ आती हैं, इंटरफेस में आ जाती हैं। आपको प्रो फेज और इंटरफेस में कंफ्यूज नहीं होना। प्रो फेज में हमारी थी ये लेप्टोटीन जाइगोटीन, ठीक है, अगर हम मियोसिस की बात करें। और इंटरफेस में क्या है, ये एस फेज इंटरफेस में पाया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स से में कैसे डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स से। देखिए हमें पता है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स मतलब हमारे बैक्टीरिया वगैरह की बात होगी, यूकैरियोट्स हम सब ह्यूमन बींग्स भी आ गए इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्या है, ये शो करता है हैविंग डिफरेंट एंजाइम्स फॉर लोडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज के सेशन का भी फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सेक्शन कवर करवा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा उसके आगे पीछे की भूमिका भी बना रही हूँ, क्योंकि हमने देखा है इसका पैटर्न, कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, उसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन, अगली लाइन को क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि अमंग द फॉलोइंग यूकैरियोटिक पॉलीमरेज कौन सा है जो एसोसिएट नहीं होता डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, डीएनए देखिए, डीएनए अगर हम पॉलीमरेज की बात करें, अल्फा
डेल्टा एंड एप्सिलॉन। बेसिकली ये क्या है, उसके लिए रेप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके हिसाब से सी एंड डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब बात आती है ए एंड बी के बारे में, बट बेसिकली जो बी में गामा है, गामा किसके लिए चाहिए होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑब्वियसली कौन सा बचा, ए ऑप्शन, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, जो कि ना बेस पेयर एक्सीजन रिपेयर में काम आता है, ये हमें रेप्लिकेशन के टाइम पे नहीं चाहिए होता। तो आज का जो सेशन था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे वो इतना ही था, ठीक है। आपको पर इसमें भी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही हम बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनके भी सेक्शंस को लेके आपके सामने हाजिर होंगे।